जैसे मैं बात करूं आपसे कि जनरल अवेयरनेस है, जीएस का सेक्शन है, उसकी तैयारी आपने कैसे करी? जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, वो कितना आपका था कि आप सोशल मीडिया पे थे या बिल्कुल भी नहीं? आपको अपना शेड्यूल बनाना है, फुल सेल्फ मैनेजमेंट है पूरा, तो वो कैसे डिसाइड करें? डेली प्लान वगैरह तैयारी में कैसे बनाना चाहिए? क्योंकि मेरे फैमिली वाले भी पहले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कहना था पहले शादी कर लो फिर प्रिपरेशन करते रहना। बट शादी के बाद प्रिपरेशन, वो भी इस टाइम पर जहाँ पे कंपटीशन इतना टफ है, आप नहीं कर सकते, या आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए फैमिली की। तो मैंने बिल्कुल वो बगावत कर दी थी कि मुझे आपका जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन जो फर्स्ट से लेके 8 तक होता है, फिर 9 से 12 तक, ये कहाँ से हुई है और किस मीडियम में हुई है? थोड़ा विस्तार में इसके बारे में बताइए। मेरी बेसिक एजुकेशन नर्सरी से लेकर के 10th तक हिंदी मीडियम से हुई है। लोकल स्कूल थी सेंट मेरी गॉरिटी, वहीं से। ओके, 10 तक। 10 तक। उसके बाद 11th-12th मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, तो वहाँ से फिर इंग्लिश मीडियम में पूरी एजुकेशन हुई है। ओके, बोर्ड आपका वहाँ से चेंज हो गया? बोर्ड 11th-12th सेम बोर्ड में था, स्टेट बोर्ड ही रहा? हाँ, इंग्लिश मीडियम हो गई थी। मीडियम इंग्लिश हो गया, ठीक है। वो ट्रांजिशन कैसा था? आसान था या मुश्किल था? ईजी था, क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक थी स्टार्टिंग से ही, तो फिर मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई थी। दिक्कत आपको नहीं आई, राइट। इसमें क्या एरियाज थे जो देख के आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है? मैथ्स, क्योंकि बेसिक मैथ्स पूछी जाती है इसमें, बस आपको अप्रोच सही रखना पड़ता है, और इंग्लिश भी सही से की जाए तो इजी है। तो इन दोनों को देख करके मुझे कॉन्फिडेंस आया। जैसे मैं बात करूं आपसे कि जनरल अवेयरनेस है, जीएस का सेक्शन है, उसकी तैयारी आपने कैसे करी? क्योंकि बीइंग ए साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट अक्सर ये होता है कि साइंस वालों को ज्योग्राफी तो अच्छी लगती है, उसके अलावा कुछ पसंद नहीं आता जीएस में। तो आपने जीएस की तैयारी कैसे करी? जीएस के लिए मेरा जो बोर्ड था उसमें पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी नहीं था, बट एसएससी में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते, तो मैंने इस तरह से देखा कि पहले कौन कौन से एरियाज़ है जीएस के जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने फिर यूट्यूब से कर लिया। उसके बाद उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो इस तरह से मैंने कंप्लीट किया था। और जीएस में मैंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो करंट अफेयर्स पर, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, तो वो मैंने फिर यूट्यूब से किया। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जीएस में मुझे समझ में आ रहा है, एक तो आपने यूट्यूब से बेसिक कवर किए टॉपिक वाइज सर्च कर करके, एंड इसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक्स आती हैं 10,000 सवाल होते हैं जीएस के, वो सारे क्वेश्चन आपने नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में कुछ टॉपिक्स है, फिर क्योंकि साइंस मेरा था ही तो उसके लिए मुझे पढ़ना नहीं पड़ा था, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वो टॉपिक्स को मैंने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया। और लूसेंट नाम की जो बुक आती है वो नहीं, आपने वो पढ़ी? मैंने नहीं की। पढ़ी नहीं? नहीं। ओके, एंड नोट्स वगैरह आपने जीएस में कुछ बनाए थे? नहीं, करंट अफेयर्स के बनाए थे, डेली करंट अफेयर्स। बाकी जो पोर्शन है उसके आपने नोट्स नहीं बनाए? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे करी? रीजनिंग जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तो काफ़ी इजी होता था, अभी तो अच्छे लेवल का आने लग गया है। तो उस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने प्रिपेयर किया था, एंड देन जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता था कि इसमें मुझे थोड़ी ज़रूरत है करने की, तो वो मैं यूट्यूब से किसी भी चैनल का कर लेती थी। उसके बाद वैसे ही कंप्लीट प्रिपरेशन की मैंने। ओके, कमिंग टू टू वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2020 के एग्ज़ाम में तो मैथ्स और इंग्लिश 200-200 नंबर के रहे हैं मेंस में, अभी तो वेटेज कम हो गया है नए पैटर्न में। तो वो जो मैथ्स का सेक्शन था, वो आपने किस तरह से तैयार किया? कहाँ से आपने मैथ्स को यूट्यूब से पढ़ा? मेरे मैथ्स में बेसिक्स क्लियर थे, मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन एक्स वगैरह मान के कर लेती थी, बट फिर मुझे पता चला कि इससे काम नहीं चलेगा, तो मैंने फिर यूट्यूब से प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैंने बेसिक्स अभिनय शर्मा सर के वो वीडियोस वगैरह देखे, और वीडियोस देख करके नोट्स बनाए, और मैं इस तरह से प्रिपेयर करती थी। मैथ्स का जैसे एक चैप्टर है, तो मैंने पहले उसको यूट्यूब से देखा, फिर उसके नोट्स बनाए, फिर उसको रिवाइज़ किया, एंड देन फिर राकेश यादव सर की जो बुक थी उससे उस चैप्टर को कर लिया, एंड देन जो लेटेस्ट 1-2 साल के टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है उनको कर लिया। तो इस तरह से मेरा एक चैप्टर कंप्लीट रेडी हो जाता था। फिर मॉक्स वगैरह में मुझे इतना इंश्योर करना पड़ता था एटलीस्ट इस चैप्टर से मेरा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो इस तरह से करके मैंने पूरे चैप्टर्स प्रिपेयर किए। इंग्लिश की तैयारी कैसे करी आप? किन रिसोर्सेज का यूज़ किया? इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें कि सारे प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो, और
बाकी वोकैबुलरी वगैरह मुझे मॉक वगैरह से मिलते तो मैं नोट कर लेती थी, और मॉक टेस्ट्स वगैरह से इन सब से ही किया है मैंने। इसके लिए एक नियॉन क्लासेस में एक मैम थी, तो उनसे मैंने PQRS वगैरह और RC वगैरह के ट्रिक्स उन्होंने जो बताए थे वो मुझे बहुत बहुत हेल्पफुल लगे, तो वो मैंने वहाँ से किया था। ओके। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन आपने वो किए मैंने होंगे, रिवीजन किया। थोड़ा सा इंग्लिश में जैसे वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में रिटेंशन, यस। शब्द कैसे याद रहें, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कुछ टेक्निक्स आपने यूज़ करी हो अगर? सर जैसा कि मैंने बताया, मैंने फर्स्ट ईयर में जब थी तो मुझे SSC के बारे में पता लगा था, तो उस टाइम से मैंने वोकैबुलरी थोड़ी थोड़ी पढ़नी शुरू कर दी थी। तो ऑलमोस्ट 2 साल तक तो मैं पढ़ती रही कहीं ना कहीं से, तो वो मुझे रिटेंशन में उस टाइम प्रॉब्लम नहीं आई थी। ओके, मतलब आपको वर्ड्स याद थे? हाँ, याद काफी रहते थे। ओके। ग्रामर वामर सारा आपने जैसे बताया नीतू मैम की बुक से हाँ। आपने कवर किया पूरा। अब मैं आता हूँ एक अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। आई थिंक कि बच्चा कितना भी पढ़ ले, अगर उसकी प्रैक्टिस मॉक के थ्रू नहीं करता है तो वो लैग करता है। तो यूजुअली जितने भी टॉपर्स होते हैं वो आके यही बोलते हैं कि मॉक्स हमने खूब सारे दिए। आपने कितने मॉक्स दिए होंगे, पहले इसके बारे में ज़रा बताइए। क्योंकि मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट है, तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो सुपर मॉक्स में जैसे 40 मॉक्स होते थे तो मैंने सारे दिए हैं। टेक्स्ट बुक में भी 40 के अराउंड मॉक्स होते थे तो सारे दिए। और वैसे लगभग फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 200 प्लस ही मॉक्स दिए थे। तो सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे इतना वक्त भी नहीं मिल पाया था स्टडी के लिए, फिर भी 50 प्लस मॉक्स मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में भी दिए। टीयर 1 के? टीयर 1 के, हाँ। टीयर 1 के, ठीक है। तैयारी में क्या होता है कि पूरा शेड्यूल आपको बनाना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास किसी और ने कोई शेड्यूल बना के नहीं दिया, आपको अपना शेड्यूल बनाना है, फुल सेल्फ मैनेजमेंट है पूरा। तो वो कैसे डिसाइड करे, डेली प्लान वगैरह तैयारी में कैसे बनाना चाहिए? आपका क्या नज़रिया है और आपने कैसे अपनी तैयारी को ये इंश्योर किया कि एक कहते ना कि टाइम बाउंड मैनर में प्रिपरेशन चल रही है और एक रिजल्ट भी उसका आ रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, टारगेट वाइज आप चल रहे हो, ट्रैक रख रहे हो कि क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं? सर तो ये मुझे मॉक से पता लगता था कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो आप पहले बेसिक प्रिपरेशन कर लो कि बेसिक क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप मॉक के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मेरे मैथ्स में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुझे मैथ्स को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और उसमें भी कौन से किस वजह से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग आपको टाइम उसको देना पड़ेगा। तो मेरा तो ये था, मॉक्स के अकॉर्डिंग मैं टाइम डिवाइड कर देती कि मुझे क्या करना है। और थोड़ा एग्जांपल देंगे इसका कि जैसे कैसे मैं मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मान लिया, तो आपने अपने वीक एरिया कैसे पता किया और उस पर फिर क्या इम्प्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी थी आपकी कि ये करने से इम्प्रूवमेंट होगा? जैसे कि अगर मैं मॉक्स दे रही हूँ और उसमें मेरे इन केस 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो एक तो मैं गलत को देखती थी, मैं सही जो होते थे वो भी देखती थी, और उसके जो मॉक में सोल्यूशन दिए होते थे अगर मुझे बेटर लग रहे हैं तो मैं उनको अप्रोच करती थी, वरना मैं अपने में रहती थी। और जो गलत होते थे तो मैं उनको चेक करती थी कि क्यों गलत हो गए। एक तो कैलकुलेशन की वजह से सिली मिस्टेक्स होते थे तो वो हो गया, और भी आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, कंसेप्ट पता होने की वजह से भी आप कहीं पे अटक गए। तो वो सब चीज़ें मैं देखती थी ताकि वो मैं रिपीट ना करूँ वापस। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब आपको आते हुए आप सिली मिस्टेक करके गलत कर देते, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं बिल्कुल याद रखती थी कि हाँ मेरे क्यों गलत हो गए थे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, कभी कभी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि डायमीटर पूछ लेते हैं, मैं रेडियस लगा के आ जाती हूँ। और रेशियो जैसे मिल्क एंड वाटर दिया तो वाटर मिल्क लास्ट में पूछ लेते हैं, तो वो गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखती थी। और इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि आप क्यों गलत कर रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश में काफ़ी वीक, और आपको क्या लगता है कितने टाइम में, क्योंकि आपका इंग्लिश में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है जैसा आप बोलते हो, वो इंग्लिश में ये इंश्योर कर सकता है कि उसके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हों? क्योंकि अभी भी जो नया पैटर्न आया है उसमें इंग्लिश को प्रायोरिटी दी गई है। 135 मार्क्स का इंग्लिश है अभी टीयर 2 में। सो कितनी तैयारी आपको लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है उसको मास्टर करने के लिए? सर मैंने पहले फर्स्ट जब मैंने अपना अटैम्प्ट दिया था उस टाइम मैंने नीतू मैम और इन सब बुक्स को बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट से पहले मैं इंग्लिश की टीचर बन गई थी। मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था।
तो मुझे रिटेंशन में प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि 2 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के जो उन्हें बहुत अच्छे से करने चाहिए, एक वर्ब एंड एक टेंस। इससे इंग्लिश के बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं। एंड जब बेसिक्स अच्छे हो जाए तो आप रीडिंग करना शुरू कर दो, जिससे आपको समझ में आने लग जाए धीरे धीरे करके। और वोकैबुलरी वगैरह सब रिटेंशन के ऊपर में, लेकिन इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है उसमें। तो उसके लिए 2 चैप्टर्स एंड फिर आप कुछ भी रीड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू एंड ऑल, कुछ भी स्टोरी, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो। तो इंग्लिश आपने बोला आपने पढ़ाना शुरू किया था, किस एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहे थे आप? एसएससी ही, एसएससी वहीं आसनसोल में ही? आसनसोल में ही। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। एक और चीज़ कि जैसे कंपटीशन का क्या व्यू पॉइंट होता है जब आप एस्पिरेंट होते हो? कि अभी तो आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद चीज़ नॉर्मल भी लगने लगती है, क्या ठीक है फालतू में परेशान थे, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन कितना कंपटीशन के बारे में आप सोचते हो कि कितना कंपटीशन है, होगा या नहीं होगा? वो जो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है यही सोच के कि एक मॉक खराब हुआ और अंदर से लगने लगता है कि शायद एग्जाम में ना हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो जो साइकोलॉजी होती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो क्या होती है, एस्पिरेंट्स ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। यस। एंड अभी चूंकि आप सेलेक्ट भी हो चुके हो, अब आप रिफ्लेक्ट करके उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसा हो तो ऐसा करो? ये सबके साथ होता है, टॉपर्स हो, नॉर्मल हो, सबके साथ होता है कि आपने बहुत प्रिपरेशन करी, देन मॉक दिया और आपके मार्क्स नहीं आए सही। तो मैं मार्क्स से ज़्यादा ना परसेंटाइल पे देखती थी कि हाँ मेरे परसेंटाइल कितने रह रहे हैं। तो मैं बोलूँगी अगर आपके 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप थोड़ा रिलैक्स रहो कि हो जाएगा आपका, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और डिमोटिवेशन हो रहा है, सबके साथ होता है, लेकिन आप प्रिपरेशन छोड़ो मत, उसको करते जाओ और अच्छा हो ही जाएगा। अगर आप राइट ट्रैक पर हो, अपने गलतियों को देख रहे हो, सही कर रहे हो, तो वो हो जाएगा। ओके, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि प्रिपरेशन के दौरान जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो कितना आपका था? क्या आप सोशल मीडिया पे थे या बिल्कुल भी नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं थी और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे। एंड टेलीग्राम ग्रुप वगैरह? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप थे बट डाउट ग्रुप्स नहीं थे, जैसे जिसमें पीडीएफ्स वगैरह आती हैं, आपके चैनल या गगन प्रताप सर के चैनल, उन सब में मैं थी। एक और बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की जब वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है आज की डेट में, एसएससी वगैरह की, कि आज की डेट में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है और मिस इन्फॉर्मेशन भी है, बिकॉज हर तरफ से उनको जानकारी मिल रही है। एक टाइम पे था कि जानकारी नहीं थी और आज जितनी ज़्यादा जानकारी है कि पूछिए मत। मैं यूट्यूब की भी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है। यस। एक बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन को, वो कितना कंज्यूम करे और ना करे, यूट्यूब का भी कितना इस्तेमाल करे ना करे, तो वो बच्चे को समझ नहीं आता वो किससे पढ़े किससे ना पढ़े, कितना कंटेंट यूज़ करे ना करे, कितना सेल्फ स्टडी करे ना करे। कंटेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लिमिट आपको बनाना पड़ेगा ना कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो वो क्या स्ट्रेटजी थी? सर मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल को चूज़ करना, ये सिलेबस और रेलेवेंसी अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते तो वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी वीडियोस अपलोड होते हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आपने सही से प्रिपरेशन करी तो वो आपको समझ में आ जाता है। तो आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स को, पहली बात तो कि जो रेलेवेंट हो, दूसरी बात आपके माइंडसेट और आपके समझने की शक्ति से वो मैच करते हो। आप एकदम से हाई लेवल पर चले जाएंगे तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो एटलीस्ट आप बेसिक्स जब तक करो तो आपको जो जिन टीचर से समझ में आता हो उनको फॉलो करो। तो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बेसिक प्रिपरेशन अभिनय शर्मा सर के चैनल से की थी। उसके बाद मैंने आपके चैनल पर जो मेंस के आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, तो करने का तरीका, कैलकुलेशन का तरीका, ये सब मैंने देखा है। गगन प्रताप सर के वीडियोस मैंने देखे हैं, क्वेश्चंस जब वो सॉल्व करवाते थे। और एक भूतेश सर है इवन कोचिंग सेंटर में, उनका मैंने ज्योमेट्री वगैरह के उन्होंने अपलोड किए थे, मैं कंपाइलेशन पूरा मेंस का, तो वो मैंने देखा था। और बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश में मैंने यूट्यूब को फॉलो जस्ट PQRS और RC के लिए किया था। तो RC में एक बैंक के लिए एक यूट्यूब चैनल है महिंद्रा, तो उसमें RC क्योंकि अच्छे लेवल की आती है तो वहाँ से मैंने किया। और PQRS के लिए नियॉन क्लासेस में एक मैम है, उनका मैंने, वो मुझे बहुत हेल्प किया PQRS करने का तरीका। और बाकी मैंने इंग्लिश में बुक्स ही रेफ़र किए थे। जीके के लिए मैं टॉपिक वाइज सर्च करती थी, जैसे मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी मैंने भूतेश सर का ही, उन्होंने पॉलिटी के लिए पूरा दे रखा है उन्होंने कंपाइल करके, तो मैंने पॉलिटी वहाँ से की थी। बाकी अगर जैसे मुझे अगर कोई
टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं टॉपिक सर्च करके किसी भी टीचर का देख लेती थी। करंट अफेयर्स मैंने राहुल सर से किया है। राहुल मिश्रा सर जो एग्जामों में पढ़ाते थे। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी आप कि कैसे आप चीज़ों को रिवाइज करते थे? कोई प्लान रहता था या कभी भी रिवाइज कर लिया? जीएस का तो कभी भी मन किया वैसे रिवाइज कर लेती थी मैं। और इंग्लिश के लिए मैं वीकली, जैसे वो कैब किए मैंने 1 पेज किया 2 पेज किया तो वीकली रिवाइज करते जाओ, वैसे वाला सीन था। फिर जब एग्ज़ाम पास आने लग गया तो अगर मुझे लगता है ये सेक्शन मेरा हो गया है तो जो नहीं हो पाए उनको मैं रिवाइज करती थी सिर्फ। और मैथ्स में मैं मंथली रिवाइज करती थी। जैसे एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद 1 मंथ के बाद फिर उस चैप्टर को बुक से बनाया, उसके जो नोट्स बनाए थे वो रिवाइज किया, तो हर मंथ वैसे करके। तो आप जब एक प्रिपरेशन में लगभग 8-10 महीने का टाइम होता है तो उसमें बहुत बार आपका वैसे रिवाइज हो जाएगा। और जो लड़कियां हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है कि वो कैसे ड्रीम करें एसएससी के लिए? बैंकिंग की तरफ वो जाती हैं क्योंकि वहाँ कम टाइम में पोस्टिंग वगैरह हो जाती है, एसएससी में उनको लगता है लंबा प्रोसेस है, बट अल्टीमेटली जो प्रोफाइल्स की बात करें तो एसएससी की प्रोफाइल्स डेफिनेटली फार बेटर हैं। लोग बैंक में जाके भी कहते हैं हमें एसएससी ज्वाइन करना है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे इशू के बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसा कि आपने कहा कि बैंकिंग की तरफ जाते क्योंकि टाइम कम है, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स अभी भी इंडिया में जहाँ पे लड़कियों को वैसे शादी की एज 20-23 तक शादी कर लो। तो मैं खुद ऐसे कल्चर से रही हूँ जहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत कम एज में करा दी जाती है। मेरे बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स हैं जो 9th-10th में जिनकी शादी हो गई। तो इसीलिए एसएससी लंबा प्रोसेस है तो उसको फॉलो नहीं करते। बट मुझे लगता है कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे फैमिली वाले भी पहले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कहना था पहले शादी कर लो फिर प्रिपरेशन करते रहना। बट शादी के बाद प्रिपरेशन, वो भी इस टाइम पर जहाँ पे कंपटीशन इतना टफ है, आप नहीं कर सकते या आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए फैमिली की। तो मैंने बिल्कुल वो बगावत कर दी थी कि मुझे पहले ही करना है। तो अगर आपने खुद के लिए ड्रीम देखी है तो आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यही है। और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि कोई एक जब करता है, जैसे आपने अगर ये एग्ज़ाम क्रैक किया तो उसने बहुत लोगों की थिंकिंग को बदला होगा। एग्जैक्टली, बहुत। जैसे इनिशियली मुझे सपोर्ट नहीं था फैमिली की तरफ से, बट जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ दिन रात और एक फर्म एटीट्यूड है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। इनफैक्ट मेरे घर पे भी आके मेरे जो रिलेटिव्स थे वो बहुत ऐसे ताने दिया करते थे कि लड़कियों को कौन इतना पढ़ाता है, लड़कियों की जॉब की कौन इंतज़ार करता है, शादी करो और ये। बट मैं इसमें बोलूँगी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा साथ थी मेरी, कि उनका कहना था कि तुम करो, हम देख लेंगे। तो एक अगर कोई मोटिवेशन हो जाए ना आपके साथ, या आप खुद भी हो जाए कि आपका ड्रीम है, तो फिर बहुत ईजी हो जाती है जर्नी। एसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम जिसमें इतने सारे लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे 2022 का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, उसमें 30 लाख के ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा है और सीटें हज़ारों में हैं, और कुछ जो टॉप रैंक्स होती हैं, टॉप 1000 को, टॉप 1500 को, उनको अपनी मनपसंद पोस्ट मिल पाती है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स भरी जर्नी है, इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव जर्नी है, इस जर्नी में जो योद्धा लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, ज़रूर बताएं। सर मेरा तो सभी एस्पिरेंट्स को यही मैसेज रहेगा कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो उससे पहले ही अपने दिमाग को ये ट्रेन कर लो कि ये बहुत लंबी जर्नी है। तो ये डिमोटिवेशन आना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर नहीं आएगी तो प्रॉब्लम है। अगर आप मार्क्स में कम ख़राब कर रहे हो और आपको डिमोटिवेशन आ रहा है तो दैट इज़ ओके। बस आप खुद से कम्पीट करो, लाइक अपने परसेंटाइल को खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करो और लगे रहो, बीच में छोड़ना नहीं है। और आपको लाखों सीट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड 1 सीट एंड बस उसी के लिए फाइट करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रैमो विद टॉपर्स में जुड़ने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एस्पिरेंट्स को बहुत मज़ा आया होगा और आपकी जर्नी से और भी बहुत सारी लड़कियां भी इंस्पायर होंगी, और एनीवन जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है वो इंस्पायर होगा, और आशा करते हैं कि वो भी अपने सपने को ज़रूर पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।